हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम है सुदीप सिंगा, जिन्होंने अभी CSIR JRF क्वालिफाई किया है, जिनका ऑल इंडिया रैंक अभी 161 है। हम आज की इस वीडियो में उन्हीं के साथ थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं कि उन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी थी, उनको क्या क्या दिक्कत आई थी प्रिपरेशन के दौरान, और फिर अब उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, या आगे की उनकी क्या प्लानिंग है वगैरह, उनके बारे में हम लोग थोड़े थोड़े से सवाल उनसे करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कैसे ये इंटरव्यू फायदेमंद हो सकता है, कि इन्होंने जो जिस तरीके से प्रिपरेशन करी वो प्रिपरेशन आपके लिए कैसे हेल्पफुल रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम सुदीप जी। कैसे लग रहा है आपको CSIR JRF क्वालिफाई करके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुशी हो रहा है क्योंकि इस बार मतलब मैं पिछले 2 बार दे चुका हूँ लेकिन अच्छा नहीं कर पाया था। तो इस बार एक बार ठान ही लिया था कि इस बार मैं करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। तो अच्छा। मैं अपने आप को 3 महीने के लिए एकदम अपने कमरे में बंद कर लिया। फिर बहुत प्रैक्टिस किए और आज इतना अच्छा नहीं हुआ रिज़ल्ट 161 रैंक, और भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी JRF हो गया तो खुशी तो हो गई। कोई बात नहीं, आगे फिर से हमारे पास कई सारे अटेम्प्ट है तो हम लोग और भी अच्छा कर सकेंगे। अभी फिलहाल के लिए अपने पास एक टैग आ चुका है कि अब हम लोग CSIR JRF क्वालिफाइड हैं, है ना? जी, तो जी। अभी यस आप सर। क्या सोच रहे हो कि मतलब कि इसके बाद आपका क्या प्लान है, कि आप अभी टीचिंग के लिए जाओगे या फिर अब आगे सोच रहे हो कि रिसर्च के लिए जाना है? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एमएससी जब मैं कम मतलब एमएससी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से मेरा मतलब शौक था कि मैं पीएचडी करूं। तो फिलहाल अब पीएचडी के लिए देख रहा हूं। अच्छा, PhD ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में वैसे इंटरेस्ट है आपका? वैसे तो मेरा कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है मेरा, तो उसमें नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो उसमें से ऐसा होता है आईटी आईजार ऐसा कुछ, आईएससी बेंगलोर ऐसे। तो उसमें तो ऐसे नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स का चाहिए तो कॉम्प्लेक्स ही होता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो फिर देखते हैं, लेकिन मेरा मेरा इच्छा तो कॉम्प्लेक्स में ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब भी अप्लाई करेंगे किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में या IITs, NITs में, आईसर्स में ही अप्लाई करिए और वहीं से आप पहले तो ढूँढिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपने बताया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लेकिन आप ये भी ढूँढिए कि कहाँ पर उसके रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें आप जब कलेक्ट करोगे कि गाइड कौन है वगैरह, तब जाके आप जाकर वहाँ पर इंटरव्यू देकर वहाँ पर करिए PhD, है ना? क्योंकि अब आप में काफ़ी अच्छा टैलेंट है तो आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छा, ठीक है? चलिए, तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कैसा लगा था? मतलब आपने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, है ना आप? और उसमें आपका नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको ऐसा नहीं होता कि सारे लोग पहले अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। दिक्कत तो होती है, पहले 1-2 अटेम्प्ट तो समझने में ही लगते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए हमें कि कैसे-कैसे आपने प्रिपरेशन करी, या कौन से टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करे थे? इसके बारे में ज़रा जो बताइए। जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब इस अटेम्प्ट से पहला वाला जो अटेम्प्ट था, उससे पहले मेरा एनबीएचएम का एक अटेम्प्ट था। तो उसमें मतलब उसमें ज़्यादा मेरा प्रिपरेशन नहीं था। तो उससे मुझे पुश मिला था कि मैं नेट के लिए ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करूँ। लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें क्लियर नहीं हुआ था। तो बहुत डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही मतलब मन ऐसे उठ गया था। फिर मैंने एक बार ठान लिया कि ऐसे चलो कोई बात नहीं। और उस टाइम मेरा एमएससी का फाइनल सेमेस्टर भी था। तो उसी का प्रेशर भी था कि फाइनल सेमेस्टर मतलब ऐसे तो कर लूँ कि मैं नेट का क्लियर कर लिया, लेकिन मेरा एमएससी क्लियर नहीं हुआ। तो ये तो और भी बुरा हो जाता था। तो एमएससी के लिए मैंने देख रहा था शायद, इसलिए मेरा नेट ही नहीं हुआ था। तो फिर मैंने ठान लिया कि इस बार जो भी हो जाए, क्योंकि मेरा एमएससी भी खत्म हो गया था। तो मैं ठान लिया था कि मैं अपना इस बार कुछ भी कर लूँ, अपना नेट क्लियर कर लूँ। तो इसीलिए मैं सब कुछ पढ़ा, मतलब मेरा पढ़ाई तो पहले से ही था। इस बार मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो जाए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस प्रैक्टिस से मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया था, और मेरा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का स्पीड जो था वो भी बहुत अच्छा हो गया था। तो उसी से मुझे बहुत हेल्प हुआ था। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात बोली सुदीप जी ने कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टाइम मैनेजमेंट है ना एग्ज़ाम में, कि 3 घंटे में हमें उस पेपर को सॉल्व करना होता है और वही हमारा डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम हमारा क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा। और
इन 3 घंटे में आपको अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है तो आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चंस अगर हम लोगों ने देखे हैं ऑलरेडी, तो एग्जाम में सॉल्व करते समय उतना समय नहीं लगता। तो आप भी ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। पहले तो कॉन्सेप्ट्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, और जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर कई सारे और भी एग्जाम्स है, जैसे कि गेट का एग्जाम होता है, आईआईटी जाम का एग्जाम होता है, गेट फिर सेट का एग्जाम्स होता है, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी आप सॉल्व करके फिर आप एक अच्छा खासा नॉलेज गेन करके किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको जब पता चलेगा तब जाके एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, है ना। अब ये तो थी, इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, और उससे भी पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ कि आपको पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आप पहले अच्छा बनाइए और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कई बार स्टूडेंट्स ये भी गलती कर देते हैं कि पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर जाते हैं। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक हम लोग क्वेश्चंस भले कितने ही कोशिश करेंगे तो वो हमारा गलत होना ही होना है कई बार, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि सीएसआई नेट में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, है ना सुदीप जी, की हम लोग जब एमएसक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं कि 3 ऑप्शंस हम लोग डिस्कार्ड कर लेते हैं, या 3 ऑप्शंस के बारे में हम लोग श्योर होते हैं लेकिन एक ऑप्शन हमें दिक्कत देता है, और ये हमारे पास इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कहीं पर हम लोग वीक हो जाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और फिर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये हम लोग उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल है कि आपने उन 3 घंटों को कैसे मैनेज किया था, उसके बारे में जरा बताइए। मैं अपना एमएससी प्योर मैथमेटिक्स में किया हूँ, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी स्टूडेंट प्योर मैथमेटिक्स का है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा नेट में, कि मैं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, फिर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी वगैरह ये कर लूँ, उसके बाद मैं अप्लाइड पार्ट, ओडी, पीडी ऐसा कर लूँ। उसका फर्स्ट प्रिपरेशन यही रहेगा। तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट ऐसा ही था, लेकिन इस बार जब मैं टेस्ट सीरीज जब सॉल्व कर रहा था तो टेस्ट सीरीज में एक बार 1-2 ऐसे दिया, तो तब जाके मेरे मन में कुछ डाउट आया कि एमएसक्यू आप जैसे बोल रहे हैं कि एक ऑप्शन मुझे दिक्कत दे रहा था, तो ये ज़्यादातर एनालिसिस पेपर में ही देता है, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एमएसक्यू में अगर मैं अप्लाइड पार्ट से करूँ जिसमें ज़्यादातर एनईटी टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन वगैरह, या फिर कॉची इक्वेशन ऐसा आता है, मार्कअप चेन जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ऐसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एमएसक्यू में मैं प्योर मैथमेटिक्स में ना जोड़ दे के, मतलब मैं अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स में दूँ जिसका आंसर मुझे श्योरली पता होगा, तो वो मुझे एमएसक्यू में बहुत हेल्प करेगा। और आपको शायद पता ही, अगर एमएसक्यू उसमें 4.75 मार्क्स होता है, अगर उसमें मेरा 7 भी करेक्ट आ गया तो लगभग वो 30 मार्क्स मुझे दे देता है। तो मैं इसी अप्रोच में गया कि एमएसक्यू में मैं प्योर मैथमेटिक्स पेपर को करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा बहुत सारे फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर भी करूंगा, लेकिन अप्लाइड पार्ट का जो है उसमें से मैं ज्यादा जोड़ गया था इस बार जो टेस्ट था अटेम्प्ट्स में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं ना कि अब जैसे हम लोग वेटेज भी जानते हैं कि सीएसआई नेट में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोनों का मिलाकर हम लोग देखेंगे लगभग 120 के अराउंड जाता है ना। 120 के अराउंड आता है, यस। और कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छा बनाऊं और फिर उसी से मेरा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा तो बहुत कम बार होता है, क्योंकि हम लोग भले ही 60 मार्क के लिए रियल एनालिसिस पूछते हैं लेकिन उतना हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं ना। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम लोग 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते। आप सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करता है ना। अब हम लोग उनसे ये पूछते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के बारे में आपका कैसा था, मतलब जनरल एप्टीट्यूड आपने अटेम्प्ट किया था या फिर कितने क्वेश्चंस आपने उसमें से अटेम्प्ट किए थे? जनरल एप्टीट्यूड इस बार मैंने जनरल एप्टीट्यूड मतलब जब मैं प्रिपरेशन ले रहा था तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा हुआ था कि मेरा पिछला टेस्ट जो था उसमें जनरल एप्टीट्यूड मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, फिर एग्जाम में जाके मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया था। शायद इसी एक वजह था होगा कि मैं जनरल एप्टीट्यूड ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन फिर भी आईएफएस का कुछ ऐसे क्लास था यूट्यूब में, उसमें मैं किया था। तो वो जाने के बाद मैं फिलहाल तो याद नहीं है 13 या 14 ऐसे अटेंड किया था जनरल एप्टीट्यूड में, और उसमें से शायद मेरा एक ही रॉन्ग हुआ था, क्योंकि मेरा इस बार ऐसा था कि मैं जो भी करूँ मेरा नेगेटिव मार्क नहीं आना चाहिए।
तो मैं ज़्यादा मतलब उसमें मतलब ऐसा ही टाइम मैंने ऐसे ही मैनेजमेंट कर लिया था मेरा प्रैक्टिस के दौरान कि मैं जो भी करूँ सही हो, गलत ना हो, लेकिन जो भी सही हो वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाए बस। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग कई बार यही सोचते हैं कि मेरा कहने का ये क्वेश्चन पूछने का सेंस यही था कि मतलब कई सारे हमारे मैथ्स के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम लोग सिंपली सब्जेक्ट के नॉलेज जो है प्योर मैथमेटिक्स या हमारे पास जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसी से कर दो और जनरल एप्टीट्यूड को उतना भाव नहीं देते। लेकिन जबकि ये बहुत हेल्प करता है हमें एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में। अगर हमारा नहीं हो रहा है तो उसको एग्ज़ाम क्वालीफाई करा देता है या फिर अगर जेआरएफ के लिए वो हेल्प कर देता है। तो जनरल एप्टीट्यूड को भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और आपको साथ ही साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप सिंपली थोड़ा-थोड़ा भी रोज़ का देखोगे तब भी आपका जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब ये रही बात जनरल एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंस की। अब आप ये भी बता सकते हैं कि मतलब आपने पार्ट बी से पहले स्टार्ट किया था, पार्ट सी से पहले स्टार्ट किया था या पार्ट ए से पहले स्टार्ट किया था? कैसे आपने अटेम्प्ट किया था पेपर को? अ, मैं पार्ट बी से स्टार्ट किया था। 3 घंटे में से मैं पार्ट बी में ऐसे शायद 50 मिनट या फिर 60 मिनट ऐसे मतलब 1 घंटा ऐसा दिया था। उसके बाद मैं एमएसक्यू में चला गया। एमएसक्यू में मैंने आधा घंटा ऐसा कुछ दिया, आधा घंटा 45 मिनट ऐसे कुछ दिया। उसको देने के बाद मैं फिर 30 मिनट में पार्ट ए में चला गया शिफ्ट होके, तब जाके मैं आधा घंटा में उसको किया। क्योंकि 45 मिनट मतलब मैंने दिया था टाइम, लेकिन उतना ज़्यादा लगता नहीं है एमएसक्यू में, तो मैं इसमें मतलब ऐसे 20 ही अटेंड करना होता है। तो सारे स्टैटिस्टिक वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने स्किप कर रहा था। ऐसे करते-करते मेरा लगभग बहुत सारा हो भी गया था एमएसक्यू का। तो आधा घंटा मैं पार्ट ए को देकर वापस से मैं पार्ट बी में चला गया था। ऐसे मैंने टाइम मतलब मैनेजमेंट किया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये भी बात ज़रूर याद रखिए कि इस टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि 3 घंटे ही आपके डिसाइड करने वाले हैं कि पिछले 6 महीने में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है ना? तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पार्ट बी से स्टार्ट करो, पार्ट सी से स्टार्ट करो या चाहे पार्ट ए से स्टार्ट करो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप में कॉन्फिडेंस है, तो उसी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? चलिए, तो अब सुदीप जी से हम लोग ये पूछ लेते हैं कि अभी अगर आप उस स्टूडेंट को कुछ बताना चाहेंगे कि आपको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए या फिर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आप उनके लिए क्या बता सकते हैं? मैं तो सबसे पहले ये बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पहले देखो कि पैटर्न कैसा आ रहा है। उस पैटर्न को अगर आप जान लिए तो मतलब उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जैसे अब मुझे लगता है कि मैं अब अगली बार अगर मैं नेट दिया, तो मेरा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि मैं उस पैटर्न को थोड़ा-थोड़ा जानने लगा हूँ, ठीक है? तो वही आपको पैटर्न को जानना होगा और उसके बाद आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे, तो टेस्ट सीरीज़ को अपना फाइनल एग्ज़ाम की तरह ही ले लो। और ज़्यादातर मतलब ध्यान यही दो कि आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग कब है, उस टाइम के हिसाब से ही आप एग्ज़ाम दो। जैसा मेरा नेट में ऐसा हुआ था, मेरा सुबह का शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट था, तो मैं मॉर्निंग 9 बजे ही एग्ज़ाम देता था। क्योंकि उस टाइम में मेरा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो सुबह उठने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा ब्रेन वर्क नहीं करता है। तो मैं उसी टाइम को फ़ॉलो करता था कि अगर 9 बजे से 12 बजे तक ऐसा ही कुछ टाइम में अगर एग्ज़ाम दिया, तो वो मुझे बहुत हेल्प देता था। और उसके बाद स्टूडेंट को बस यही बोलूँगा कि ज़्यादा शांत रहो एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर शांत ना रहे, तो आप जो कर सकते हो अटेम्प्ट, वो भी आप मतलब जल्दबाज़ी में आप गलती कर दोगे उसमें। कुछ माइनस या बस कुछ ऐसे गलती कर दोगे कुछ, या फिर कुछ टॉपिक बोलना जैसे कि व्हिच इज़ नॉट ट्रू, आप देख लिए कि व्हिच इज़ ट्रू, आप ट्रू करेक्ट करके चले आए, लेकिन वो नॉट ट्रू था क्वेश्चन में। ऐसे गलती हो जाएगा। और मैं यही बोलूँगा कि अपने आप में बिलीव करो कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि वो मतलब मेरा लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट के बाद अगर मैं अपने आप में बिलीव नहीं कर सकता था, तो शायद मैं अगला अटेम्प्ट नहीं देता था, और अगला अटेम्प्ट नहीं दिया था, मेरा जेआरएफ भी नहीं होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए कि देखो एग्ज़ाम अगर क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज़ के थ्रू, है ना? सो पीवाईक्यूज़ आपको देखने ही देखने हैं और उसके साथ-साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर परचेज़ करनी है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। उसको 3 घंटे का जो हिसाब है, वो हिसाब-किताब आप इन टेस्ट सीरीज़ में लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताई है कि आपको एग्ज़ाम के समय हड़बड़ी नहीं करनी है ना? कई बार जैसे उन्होंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू बोला है और हम लोगों ने
ट्रू करके पढ़कर उसको टिक करके आए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब जो आ रहा है वो भी गलत हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत होता है। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम शांति से एकदम कूल होकर पेपर देना है ना। तो ये सारी बातें आप सब लोग ध्यान में रखिए, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पायरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। आगे की जर्नी के लिए सुदीप आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट, और थैंक यू। आप सभी के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी इनकी जर्नी जरूर आपको इंस्पायर करेगी एग्जाम क्वालिफाई करने में। सो आप सभी को भी थैंक यू एंड हैप्पी रनिंग। थैंक यू सर।